गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अंजलि मेहरा फ्रॉम PSIR नेशन। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमारी जो ग्राम पंचायत है वो काम करती है, क्या काम करती है, क्या हमारा जस्टिस प्रोसेस है, हमारा जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो क्या रोल प्ले करता है हमारे ग्राम पंचायत के गठन होने में, उसको इलेक्ट करवाने में, इलेक्शन में। तो एक सेंटर इलेक्शन कमीशन का क्या काम है और इस एक स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या काम है। आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन्हीं क्वेश्चंस में फंस के रह जाते हैं। तो हमारा मेरा जो ये ग्राम पंचायत वाला जो लेक्चर है उस लेक्चर को आप लोगों ने इतना पसंद किया है, इतना प्यार दिया है, तो थैंक यू वेरी मच उसके लिए। बस ऐसे ही मेरे चैनल को और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि आप लोगों को भी इस चीज़ से हेल्प मिल सके। और देखिए, किसी भी टीचर के लिए इससे अच्छी कोई बात नहीं है कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो इन चीज़ों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और उन्हें वो चीज़ सबसे बड़ी बात पसंद भी आ रही है। ठीक है, तो ऐसे ही अपने मेरे चैनल को अपना प्यार देते रहिए। ठीक है, तो ये जो हमने अभी सीरीज चला रखी है 12th के पॉलिटिकल साइंस की, इसमें अब हम एक नया चैप्टर ऐड करते हैं जिसे हम जानते हैं कोल्ड वॉर, यानी कि शीत युद्ध के नाम से। ठीक है, तो पहले समझिए कि शीत युद्ध होता क्या है। देखिए, जब भी हम किसी चीज़ को या फिर किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं, जो अभी 12th क्लास के जो बच्चे हैं जो पेपर देंगे या देने जा रहे हैं, उन्हें ये चीज़ समझ होनी चाहिए कि पहले उस शब्द को समझिए कि वो टर्म यूज़ क्यों की गई है और उस टर्म का मीनिंग क्या है, एक्चुअल में शीत युद्ध क्यों यूज़ किया गया था। इसे कुछ और भी नाम दिया जा सकता था, इसे सिर्फ कोल्ड वॉर का नाम ही क्यों दिया गया, इसे हॉट वॉर या फिर किसी और तरीके की वॉर का नाम क्यों नहीं दिया गया। टर्म्स तो बहुत सारे हैं, तो सिर्फ कोल्ड वॉर ही क्यों। ठीक है, तो समझिए, देखिए, शीत युद्ध का जो उदय हुआ था, पहले ईयर समझिए, ये हुआ 1945 टू 1991। ठीक है, इस चीज़ को समझिए, ये जो इसका जो एरा है इसको भी आप लोगों को याद करना है, ये पीरियड याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 1945 टू 1991। ठीक है, अब यहाँ ये समझिए कि कोल्ड वॉर क्या है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शीत युद्ध जो है वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें दो पार्टीज हैं, एक मैदान में हथियारों से लड़ रही हैं। ठीक है, तो इसके नाम के पीछे सिर्फ एक युद्ध लगा है, तो इसे बिल्कुल भी ड्रामाटाइज बिल्कुल नहीं करना कि नहीं, युद्ध की स्थिति होगी, दो पार्टीज होंगी मैदान में, अस्त्रों शस्त्रों से उनकी लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा जैसे होता था। ठीक है, महाभारत में हुआ या जैसे, ये वो वाली स्थिति बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, ये बिल्कुल उलट स्थिति थी। ये एक ऐसी स्थिति और परिस्थिति थी ना, जिसमें एक तनाव की स्थिति बनी हुई थी। किसी को भी लग रहा था कि अमेरिका और USSR के बीच में कभी भी युद्ध हो सकता है, लेकिन ये युद्ध कभी हुआ ही नहीं। ठीक है, और इसे जब आप लोग शीत युद्ध को डिस्क्राइब करने के लिए बैठेंगे, तो ये ज़रूर लिखना है कि ये संवादों का युद्ध है। ठीक है, ये कोई नॉर्मल युद्ध नहीं था, ये संवादों का युद्ध है। ठीक है, तनाव की स्थितियां बनी हुई थी दो देशों के बीच में, कभी भी युद्ध हो सकता था लेकिन हुआ नहीं था। ठीक है, इसीलिए इसे संवादों का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक, इस चीज़ को ऐसे समझिए। कई बार होता है ना कि हम किसी को डायरेक्टली युद्ध की जब हम किसी को पसंद नहीं कर रहे होते या फिर सामने वाले की चीज़ें हमें नहीं पसंद आ रही होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसे काट कर मार कर ही बोलें कि नहीं, मुझे आपकी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, अच्छी नहीं लग रही हैं। कई बार हम इस तरीके से बोल देते हैं कि हमें आप लोगों की मुझे आपकी ये जो प्रॉब्लम है, ये जो चीज़ें हैं, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं, समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो ऐसी ये इस स्थिति को कोल्ड वॉर कहते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल दे रही हूँ। जब दो दोस्त होते हैं और उन्हें नहीं अच्छा लग रहा होता कि यार ये मेरा दोस्त क्या कर रहा है, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप उसे एक थप्पड़ लगा कर ही समझाएं कि पप्पू तुम ये क्या कर रहे हो। नहीं ना, कभी कभार आप ये भी बोल देते हो ना कि किसी थर्ड पर्सन को बोलते हो कि नहीं यार पप्पू ये ठीक नहीं कर रहा है, या पप्पू ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो, तो इस स्थिति को बोलते हैं कोल्ड वॉर। गुस्सा बहुत है आपको कि ये पप्पू क्या कर रहा है आपको, क्योंकि पप्पू की हरकतें पसंद नहीं आ रही हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत शांत होकर, शांत नहीं भी हैं तो बहुत चिल मोड में जाकर ये चीज़ आप उसको बोल देते हो कि नहीं, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। ठीक है, ऐसा होता है, ये जेलेसी फैक्टर में होता है ज़्यादातर, कि सामने वाले ने अगर 10 रुपए का पेन लिया है तो आप 50 रुपए का लेंगे, उसने 50 का लिया है। आजकल के उसमें तो बहुत ज़्यादा इजी है ना, क्योंकि देखिए आजकल क्या होता है कि सामने वाले ने अगर 25,000 का फ़ोन लिया है तो मैं 30,000 का लूँगा, अगर उसने 30 का लिया है तो मैं 50,000 का फ़ोन लूँगा। तो बस इसको ही थोड़ा सा समझिए कि यही होता है कोल्ड वॉर की स्थिति, कि हम सामने वाले से जेलेसी भी कर रहे हैं, हमें उससे बेस्ट भी जाना है। आप चाहते हैं कि नहीं, मैं ही बेस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट वाली पॉलिसी आप लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये स्थिति होती है कोल्ड वॉर। ठीक है, तो ये था उस टाइम आपके अमेरिका और USSR। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि USSR लिखें या रूस लिखें। देखिए, रूस भी सही है। ठीक है, रूस को आप गलत नहीं कह सकते, लेकिन आप
जब कोई चीज़ लिखने बैठे हैं तो उस चीज़ को, उन टर्म्स को अच्छे से यूज़ कीजिए। जब यूएसएसआर था उस टाइम पे, रूस उस टाइम पे 15 और छोटी छोटी कंट्री देशों के साथ मिला हुआ था, जिसमें उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रोमानिया, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ के साथ मिलकर उसने एक ग्रुप बनाया था जिससे हम कहते थे यूएसएसआर। ठीक है, तो रूस लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन यूएसएसआर टर्म का यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियरी है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा रूस रूस रूस, तो आपका जो पेपर है वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। तो यूएसएसआर लिखेंगे ना तो एग्जामिनर के पास कोई मौका ही नहीं है कि वो आपके नंबर भी काट सके। तो यूएसएसआर, ठीक है। तो यूएसएसआर को यूएसएसआर क्यों बोलते थे, मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया, क्योंकि 15 छोटी छोटी कंट्रीज थी उसके साथ मिली हुई, इसीलिए वो यूएसएसआर था। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था ना, देखिए अमेरिका शुरू से ही एक शक्ति रहा है, महाशक्ति रहा है, लेकिन ये शुरू से एकल शक्ति नहीं था। ठीक है, उसको भी कंपटीशन देने के लिए यूएसएसआर मैदान में आया था। ठीक है, उस टाइम, उस दौर को हम लोग कहते हैं बहुध्रुव्यता का दौर। ठीक है, इस टर्म को अच्छे से याद रखिएगा। बहुध्रुव्यता का दौर क्या होता है, जिसमें यूएसएसआर और अमेरिका दोनों ही ये चीज़ दिखा रहे थे, वर्ल्ड को समझा रहे थे कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ठीक है, अमेरिका को लगता था कि वो एकल शक्ति के लिए है, और यूएसएसआर को लगता था कि वो अमेरिका को टक्कर देके मतलब जो एकल ध्रुवता जो है उसका वर्चस्व बनाए रख सकता है। ठीक है, तो दोनों ही कंट्रीज के बीच में होड़ लगी हुई थी, किस चीज़ के लिए, आई एम द बेस्ट वाली, यानी कि एकल ध्रुवता वाली। ठीक है, तो इन दोनों का जो ये जो प्रॉब्लम जो था कि दोनों ही होड़ लगाए हुए थे, दोनों ही वर्ल्ड के लिए एक कंपटीशन दे रहे थे कि नहीं आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, इसी सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग शीत युद्ध, यानी कि कोल्ड वॉर। ठीक है, दोनों में ही कंपटीशन चल रहा था कि हम बहुध्रुवता, मेरे आगे कोई नहीं टिक सकता है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मैं सामने वाले को हरा के अपने आप को बेस्ट साबित कर दूंगा और वर्ल्ड को एकल ध्रुवता की ओर लेके जाऊंगा, यानी कि मेरा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये स्थिति रही थी 1945 टू 1991 तक। अब पहले ये समझिए कि 1945 जो ईयर है वो हमारे इंडियन वर्ल्ड हिस्ट्री में इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है, क्योंकि देखिए 1945 में ना अमेरिका ने जापान के 2 शहरों के ऊपर एटॉमिक पावर का यूज़ किया था। ठीक है, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। ठीक है, नागासाकी और हिरोशिमा, लिटिल बॉय और फेडमैन। ठीक है, ये दोनों एटॉमिक पावर्स थी जो दोनों ही शहरों के ऊपर यूज़ की गई थी। और आप लोगों को अभी भी पता है कि कई बार ऐसा दिखाते भी हैं कि जापान जो है ना उन हमलों से एकदम से रिकवर भी नहीं कर पाया था, क्योंकि जो एटॉमिक पावर्स जो होती है ना, इसका फ़र्क ना केवल प्रेजेंट जनरेशन पर बल्कि आने वाली जनरेशन्स पर भी बहुत तगड़ा पड़ता है। इसीलिए जो हमारा जो यूएनओ है उसने बैन करने की कोशिश की थी कि एटॉमिक पावर कभी किसी देश के ऊपर यूज़ ही नहीं की जानी चाहिए। कोई देश के पास इतनी पावर नहीं होनी चाहिए कि वो किसी और देश को छोटा समझे और उसके ऊपर एटॉमिक पावर का यूज़ करे, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल सेट कर दिया था अमेरिका ने कि अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ होता है तो ना सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन बल्कि आने वाली जनरेशन, बहुत ज़्यादा जनरेशन्स पर भी इसके इफेक्ट पड़ते हैं, जो कि जापान में अभी भी देखा जाता है। बहुत तगड़ा विनाश हुआ था वहाँ पर, बहुत बुरे तरीके से हुआ था, और जापान को वहाँ से उभरने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा था। जो जापान आजकल टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, सोचिए उसने कितने भयंकर हमले को झेला, डाइजेस्ट किया और फिर अपने आप को खड़ा किया है। ठीक है, तो क्योंकि उसमें इतनी पावर थी इसीलिए वो दोबारा से इस चीज़ को झेल पाया। लेकिन अगर कोई ऐसा देश होता जो इन चीज़ों को नहीं डाइजेस्ट कर पाता, नहीं झेल पाता, तो क्या होता है। इसीलिए यही सोचकर यूएनओ ने ऐसी एटॉमिक पावर के यूज़ पे बहुत ज़्यादा सख्ती उस टाइम पे अपनाई थी। ठीक है, एक तो ये अमेरिका का जापान पर हमला 1945 वाला। ठीक है, उसके बाद आपका जो यूएनओ है वो भी अस्तित्व में तभी आया था 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, तो ये जो ईयर था 1945 का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी के साथ ये शीत युद्ध वाली परिस्थितियाँ भी उत्पन्न हो रही हैं दोनों देशों में, यूएसएसआर और अमेरिका में। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट की होड़ लगी हुई है, मैं ही शक्ति हूँ और मैं ही एक शक्ति हूँ, ये वाली होड़ लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये देखिए कि ये जो होड़ जब लगती है ना, आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये तो प्रॉब्लम जो थी वो यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में थी, इसमें और कंट्रीज़ का क्या रोल है या फिर और लोग इतने डिस्टर्ब क्यों हुए। तो देखिए, जब यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में ये होड़ लगी थी ना, तो इन्होंने ना एक ओपन लेटर जिसे होता है ना कि एक ओपन कंपटीशन को न्योता दिया था। ठीक है, जिसमें यूएसएसआर, इन्होंने वर्ल्ड के आगे एक चॉइस रख दी थी, खुल्लम खुल्ला एक चॉइस रखी थी कि अगर अमेरिका की शर्त ये थी कि अगर आप अमेरिका के साथ नहीं हैं और अगर आपने यूएसएसआर का साथ दिया तो आप ऑटोमेटिकली ना हमारे दुश्मन हो जाएंगे, और अमेरिका जैसी एक बड़ी शक्ति से दुश्मनी कौन लेना चाहेगा।
सेम यही यूएसएसआर के पास भी था। यूएसएसआर ने भी सारी कंट्रीज को एक दे दिया था कि या तो आप हमारे खेमे में आइए या तो आप हमारे सीधे सीधे दुश्मन बनिए। और दोनों ही कंट्रीज जो थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, आर्थिक रूप से, यानी कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। उनकी मिलिट्री, उनकी जो फोर्सेस थी वो इतनी ज़्यादा वो थी, स्ट्रांग थी। तो ऐसी कंट्रीज से कौन पंगा लेना चाहेगा। और अमेरिका जो कि पहले से ही 1945 वाला हमला करके अपना एक वर्चस्व जमा चुका है वर्ल्ड के ऊपर, उसने ये चीज़ दिखा दी थी कि देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एटॉमिक पावर है, मैं अगर जापान के ऊपर हमला कर सकता हूँ तो मैं किसी के भी ऊपर कर सकता हूँ। और जो मेरा जो दोस्त है, देखिए इसीलिए तो कहते हैं ना कि किसी नेता को जब किसी नेता से जब कोई काम निकलवाना होता है तो उसके अंडर जो है, उसका जो ड्राइवर जो है या फिर ऐसा जो है, उनको थोड़ा वो करना पड़ता है, उनकी बटरिंग करनी पड़ती है। तो बिल्कुल इसीलिए, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली सेफ हो जाता है। अब जो अमेरिका के खेमे में आएंगे वो ऑटोमेटिकली सेफ हो जाएंगे, ठीक है। उनको कोई डर ही नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है कि अमेरिका जैसे सुपर पावर का हाथ जब उसके सर पे है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उन्होंने क्या किया था ना, एक ये पूरा लोगों के कंट्रीज़ के आगे ना एक ओपन रख दिया था कि नहीं, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, या तो आप अमेरिका के खेमे में जाइए या तो आप यूएसएसआर के खेमे में आइए। अगर आप सामने वाले के खेमे में हैं तो आप ऑटोमेटिकली मेरे दुश्मन हैं, ठीक है। तो ये जो एक प्रॉब्लम होती है ना, ये पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन ज़्यादा अच्छा है, अमेरिका अच्छा है या यूएसएसआर अच्छा है। दोनों ही पावरफुल कंट्रीज हैं, दोनों ही आपकी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए सारी चीज़ें अमेरिका के पास नहीं है, सारी चीज़ें यूएसएसआर के पास नहीं है। तो इंडिया जैसी जो कंट्री जो अभी नई नई आज़ाद हुई थी, और अभी तो 45 के बाद की थोड़ी मैं बात कर रही हूँ कि 47 में अभी आज़ाद हुई है, तो कैसे एकदम से चूज़ कर सकती है कि क्या अपनाएगी, अमेरिका अपनाएगी, यूएसएसआर अपनाएगी। तो ऐसी ही प्रॉब्लम बहुत सारी कंट्रीज़ के पास थी ना। चाइना भी उस टाइम पे नया नया आज़ाद हुआ है, चाइना हमारे से 2 साल बाद आज़ाद हुआ है, श्रीलंका। तो ऐसी जो छोटी छोटी जो कंट्रीज जो थी, ठीक है, जो विकासशील थी, विकसित भी नहीं थी, तो कैसे चूज़ करेंगे ना। हर इंसान चाहता है कि मेरा सबके साथ ठीक रहे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। उन्होंने तो चॉइस दे दी थी कि नहीं, या तो आप सामने वाले को चूज़ करो या तो आप मुझे चूज़ करो। ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। इस वजह से भी विश्व में ना बहुत ज़्यादा खलबली मची हुई थी, ठीक है। और ऊपर से जब देखिए ये वॉर की जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि कोई देश इस चीज़ से बच पाएगा। विनाश जब होता है तो वो पूरे तरीके से होगा। अगर अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत बड़े बड़े अस्त्रों शस्त्रों का यूज़ होना था, बहुत बड़े बड़े, ठीक है। क्या उसका इफेक्ट और कंट्रीज पे नहीं होना था, उनकी डेवलपमेंट पे, उनकी इकोनॉमिक पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ना था, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आता है ना बच्चों के दिमाग में कि हमें क्या फ़र्क पड़ा या फिर हमें क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए था, उसका आंसर ये है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था ना, जब ये परिस्थितियां चल रही थी तो आप लोगों को मैंने बता दी कि किस तरीके से डिस्टर्बेंस हो गई थी, ठीक है। उसके बाद से रूस जो है 1991 में जाके, अब इसका जो ये जो टाइम पीरियड जो है 1991 वाला, यहाँ पे ये 91 में कैसे ख़त्म हुआ, इससे पहले समझिए। जब हथियारों की बहुत ज़्यादा होड़ शुरू हुई, अमेरिका जो था वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा विकसित देश था, अभी भी है, नंबर 1 पे है, ठीक है। यूएसएसआर उसको compete करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अमेरिका जो कि फाइनेंशियली अपने आर्थिक स्तर पे बहुत ज़्यादा सुदृढ़ था, बहुत ज़्यादा मजबूती से चल रहा था। जब देखिए, जब ऐसा होता है ना, जब आप किसी को अंधाधुंध फॉलो करने लग जाते हैं, जैसे यूएसएसआर ने अमेरिका को अंधाधुंध फॉलो किया बिना ये सोचे समझे कि उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी अर्थव्यवस्था में फ़र्क है। आप इसे ऐसे समझिए कि जब मिस्टर शर्मा की फैमिली को मिस्टर वर्मा अंधाधुंध फॉलो करेंगे, जब उन्होंने देख लिया कि मिस्टर शर्मा ने एक नई गाड़ी ले ली है और मिस्टर वर्मा भी इसी जिद पे पड़ जाते हैं कि मुझे भी एक नई गाड़ी लेनी है, उनसे बड़ी गाड़ी लेनी है, बिना ये सोचे कि उनका बजट उसको अलाउ करता है कि नहीं करता है। उनके एक्सपेंसेस अलग हैं, उनका सैलरी अलग है। लेकिन जब हम अंधाधुंध किसी को फॉलो करने लग जाते हैं तो हम अपने विनाश की तरफ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हम सोच कुछ नहीं रहे होते हैं, बस फॉलो करना है। सेम यही चीज़ हुई जब हमारे अमेरिका ने पूरे अपने आप को फाइनेंशियली पूरे तरीके से सुदृढ़ कर रखा था, लेकिन यूएसएसआर धीरे धीरे चल रहा था। उन्होंने क्या किया, अमेरिका को अंधाधुंध कोशिश करी फॉलो करने की। जिस तरीके से हमारे अमेरिका ने एटॉमिक पावर्स और भी बड़े बड़े हथियारों पे खर्च करना शुरू किया था उस टाइम पे, हमारे यूएसएसआर ने भी उसी तरीके से बिना अपनी अर्थव्यवस्था को देखे समझे जाने
अंधाधुंध तरीके से हथियारों के ऊपर पैसे खर्च करना शुरू किए। जिससे क्या हुआ ना, देखिए जब एक देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, जब वो चलती है, तो उसका जो एक्सपेंस होता है ना, वो सिर्फ हथियारों पे नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। उसमें वहाँ पर लोग भी होते हैं, पर कैपिटा इनकम भी होती है, नेशनल इनकम भी होती है, लोगों तक सर्विसेज पहुंच रही हैं नहीं पहुंच रही है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उन्होंने ये सब कुछ नहीं देखा, उन्होंने अंधाधुंध फॉलो करना शुरू किया, जिसकी वजह से हमारा जो यूएसएसआर जो है, उनकी इकोनॉमी गड़बड़ा गई। ठीक है, वो अपने एक्सपेंसेस को हथियारों की तरफ जो अंधाधुंध ले जा रहे थे, उसके लिए पैसा चाहिए होता है, लेकिन पैसा अब नहीं था उनके पास। उन्होंने इतना खर्च कर लिया था, अपने आप को आर्थिक रूप से इतना ज़्यादा बिगाड़ लिया था कि उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो चरमराने लगी थी। ठीक है, जिससे वो डाउन होते 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 होते, देखिए आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें होता है ना एक ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आपने नीचे ही आना होता है। ठीक है, आप जितना जा सकते थे आप उतना जा चुके हैं, लेकिन उस ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आपने नीचे ही आना है। बिल्कुल यही चीज़ उनके साथ हो रही थी। आप एक टाइम पीरियड तक ही ग्रो कर सकते हैं, उसके बाद आपको नीचे ही आना है। ठीक है, सेम यही चीज़ उनके साथ हुई है। ठीक, हथियारों की होड़ पे उन्होंने अंधाधुंध पैसा लगाया, और एक टाइम ऐसा आया जब आर्थिक रूप से वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गए। ठीक है, वो अमेरिका को कंपटीशन नहीं दे पा रहे थे। इसी के साथ, बिल्कुल इसी के साथ 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 में पढ़ेंगे क्यूबा मिसाइल संकट, जो कि हुआ था 14 अक्टूबर 1962। अब ये समझिए कि ये क्यूबा मिसाइल संकट, जिसे अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, अक्टूबर संकट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझिए ये क्यों हुआ। अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में होड़ लगी हुई थी। दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री थे, उनमें वही था, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ठीक है, और दोनों ही ये चाहते थे कि हम कुछ ऐसा कर जाएं जिससे हम जो विश्व है उसके आगे एक और एग्जाम्पल सेट हो जाए। अमेरिका ऑलरेडी एक एग्जाम्पल सेट कर चुके थे। ठीक है, अब वहाँ पर क्या होता है, क्यूबा एक जगह है, आप लोगों ने देखा है, आइलैंड है क्यूबा। वहाँ पर अमेरिका ने क्या किया था, क्यूबा क्या है ना, रूस को टच करता है। कभी आप अगर मैप में देखें तो आप उसमें ज़रूर देखिएगा कि क्यूबा जो है वो यूएसएसआर से बहुत नज़दीक है, टच करता हुआ है। ठीक है, और एक ये आइलैंड है। क्यूबा जो है वो शक्कर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पे शुगर बहुत ज़्यादा मिलती है, शुगर क्यूब्स। ठीक है, ये लिख लीजिए, ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ था ना कि अमेरिका ने अपनी मिसाइल्स को खड़ा कर दिया था, ऐसी मिसाइल्स जो कि मारक शक्ति रखती थी, जो कि विस्फोटक थी, जो कि कहीं पर अगर उनको ब्लास्ट कर दिया जाए तो बहुत तगड़े लेवल पे तबाही हो सकती थी। और जब अमेरिका ने वो मिसाइल्स को खड़ा कर दिया था, तो यूएसएसआर को ये लगा था कि ये जो हमला है ये उनके लिए है, या फिर उनको दिखाने के लिए है। क्योंकि देखिए, जब दुश्मन आपके घर में आके कब्जा कर रहा है तो ये आपकी कमज़ोरी को दिखाता है। तो यूएसएसआर ने इस चीज़ को अपनी ईगो पे लिया, अपनी शान पे लिया, कि हमारे ही आइलैंड को, जो एक ऐसा आइलैंड जो हमारे को टच करता है, हमारे से नज़दीक है, और अमेरिका वहाँ पर आ रहा है और वहाँ पर मारक शक्तियों वाली मिसाइल्स को भी खड़ा कर रहा है, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को अपनी ईगो पे लिया, बहुत ज़्यादा उनको ये चीज़ ख़राब लगी, और अमेरिका ने वो जो मिसाइल्स जो थी वो खड़ी कर दी थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब युद्ध किसी भी टाइम पे हो सकता है, लेकिन वो युद्ध कभी हुआ ही नहीं। वो मिसाइल्स को सिर्फ खड़ा कर दिया गया था, वो मिसाइल्स का कभी यूज़ नहीं किया गया था। इसको कहते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन आता है कि ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1962 में, 14 अक्टूबर 1962। ठीक है, फिर इसको बात करके आगे सुलझा लिया गया था। ठीक, तो इससे ये पता चलता है कि देखिए प्रॉब्लम कितनी थी, दोनों देशों के बीच में तनाव कितना था। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को कहा गया है शीत युद्ध, यानी कि कोल्ड वॉर। ठीक, इसके बाद जब हम बाद में आते हैं ना, तो ये देखिए कि अमेरिका ने अपने आप को एकल शक्ति जो है वो कैसे साबित किया। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारा जो यूएसएसआर था वो आर्थिक रूप से तो पिछड़ चुका था, पूरे तरीके से पिछड़ गया था। उसके बाद क्या हुआ ना, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने लग जाते हैं, जब मिस्टर शर्मा को आप देख देख के परेशान होते रहेंगे, तो मिस्टर वर्मा का क्या है ना, अपना घर खराब हो जाएगा। ठीक है, आपके अंदरूनी मामलों का क्या होगा, आपके घर में क्या चल रहा है वो कौन सोचेगा, क्योंकि मिस्टर शर्मा तो अपने उसमें लगे हुए हैं, आप उनको अंधाधुंध, आप मिस्टर वर्मा हो के मिस्टर शर्मा को पूरे तरीके से फॉलो कर रहे हैं, तो मिस्टर वर्मा के जो घरेलू मसले हैं उनका क्या होगा। क्योंकि देखिए, समस्याएं कभी खत्म नहीं होती हैं, उनके सिर्फ रूप और प्रारूप बदलते हैं। ठीक है, तो अंदरूनी मामलों का क्या, आईआर के साथ साथ हमें अब जो अपना जो इंटरनल चल रहा है उसका भी तो देखना था ना। लेकिन यूएसएसआर ने इसको पूरे तरीके से निग्लेक्ट किया। उनके जो घरेलू मसले जो थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से रूस का विघटन हुआ था। 1991 में रूस का विघटन होने के साथ ही ये जो हमारे जो ये जो थॉट्स थे कि
कि ये जो बहु ध्रुव्यता की तरफ जो हमारा देश है, जब उसका विघटन हो गया, यूएसएसआर बिल्कुल पूरे तरीके से आर्थिक रूप से तो पिछड़ ही गया था, अपने दूसरे मामलों को भी ना संभाल पाने की वजह से वो बिल्कुल ही नीचे आ गया। ठीक है, यूएसएसआर का विघटन हुआ, रूस के बहुत सारे हिस्से जो थे मिलके जो बना हुआ था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। सारे देशों ने जब ये देख लिया कि जो हमारा जो रूस है वो चाह कर भी अमेरिका को नहीं दे पाएगा टक्कर, और जिस तरीके से वो आर्थिक रूप से नीचे गिर रहा है, तो कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा, कोई क्यों अपना घाटा कराना चाहेगा। तो उन्होंने अपना सहयोग रूस से वापस लेना शुरू किया एक एक करके, और धीरे धीरे होकर रूस अकेला रह गया, बिल्कुल अकेला रह गया, जिसे हम जानते हैं रूस के विघटन के नाम से। इसी विघटन के साथ साथ जो हमारा अमेरिका था वो एकल ध्रुवीय बनकर, एकल शक्ति बनकर आज महाशक्ति बना हुआ है, और अकेला ही है जो इतनी पावर रखता है। अभी प्रेजेंट में कौन उसको टक्कर दे रहा है, कैसे दे सकता है, ये एक अलग प्रॉब्लम है। लेकिन हिस्ट्री में क्या हुआ, शीत युद्ध कैसे अस्तित्व में आया है, ये प्रॉब्लम थी, ये इस आप लोगों को जानना था। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, शीत युद्ध क्या था, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही थी, और अपने आप को ना ऐसे साबित करने के चक्कर में इन लोगों ने क्या किया था ना, बहुत सारे संगठन भी बनाए थे, सैन्य संगठन जिन्हें हम जानते हैं। आप लोगों ने सुना होगा अमेरिका के 3 सैन्य संगठन थे, नाटो, सीटो और सेंटो। ठीक है, इसमें नाटो जो है वो अभी तक है, सीटो और सेंटो अब खत्म हो चुके हैं। और बिल्कुल ऐसे ही अमेरिका को अंधाधुंध फॉलो करते हुए जब यूएसएसआर ने एक सैन्य संगठन बनाया था, उसका नाम था वार्सा पैक्ट। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि अमेरिका के सैन्य संगठन का क्या नाम था, और बदले में जवाबदेही में उन्होंने क्या बनाया, रूस ने क्या बनाया, यूएसएसआर ने क्या बनाया, तो उन्होंने बनाया था वार्सा पैक्ट। ठीक है, ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोगों को ये चीज़ समझनी है। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।